हेलो। हेलो। चलिए, प्यारे बच्चों नमस्कार। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी लोग आ जाइएगा जी। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड आफ्टरनून, राम राम जी, राधे राधे, नमस्ते जी। ठीक है, आ जाइए सब लोग। हाँ बेटा, एक्चुअली क्या है कि मैं जिस सोसाइटी में रहता हूँ, जिस लोकेलिटी में रहता हूँ, वहां पर क्या हुआ था कि 1 से 2 दिन पहले इलेक्ट्रिसिटी वायर के नीचे होने की वजह से एक दुर्घटना हो गई थी। है ना, इलेक्ट्रिसिटी वायर नीचे थे, कोई दुर्घटना हो गई। तो कल और आज, ठीक है, कल भी पूरे दिन काम चला। तो कल मैं बस केवल आप ही की क्लास ले पाया था, और वो भी जैसे तैसे इन्वर्टर से। आपको पता होगा कि कल की क्लास कैसे ली है, बिल्कुल लाइट्स ऑफ करके क्लास ली है। और उसके बाद तो फिर ठीक है, पूरी रात लाइट ही नहीं आई है। वो तो अच्छी बात है कि सर्दी थी, गर्मियां होती तो गर्मियों में तो ठीक है बहुत ही हालत खराब हो जाती। ठीक है। चलिए, तो इसी वजह से बच्चों जो है ना, ये क्लास मैंने थोड़ी सी डिले की। अब तो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, आज की क्लास तो बहुत अच्छे से होगी। ठीक है, ये वाली क्लास, फिर इसके बाद पता नहीं। ठीक है, ये काम चल ही रहा है। चलिए, तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फंडामेंटल राइट पर चल रहे थे हम लोग, और धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को देख रहे थे। ठीक है जी। जी। चलिए, नहीं नहीं नहीं, केवल ये आज ही के लिए है बाबू। ठीक है, केवल ये आज ही के लिए है। ये आज के लिए ही ऐसा हुआ है कि आज आपकी क्लास 3 बजे से हो रही है। ठीक है ना, कोई टाइम फाइम नहीं चेंज हुआ है जी। ये बात मैं आपको बता दे रहा हूं, ठीक है ना भैया जी। चलिए। जी, तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सभी साथी आ जाएंगे। ठीक है, और हम लोग ठीक है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार पर चल रहे थे। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में, ठीक है बच्चों, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, ये जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक है, इसमें धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में हम आर्टिकल 25 देख चुके थे, आर्टिकल 26 देख चुके थे, आर्टिकल 20 ठीक है 7 भी देख चुके थे। इन तीनों ही आर्टिकल को हम बहुत अच्छे से देख चुके थे। ठीक है, तीनों को समझ चुके थे, और इनके ठीक है हमने एग्जाम्पल भी दे दिए थे। ठीक है भैया जी। चलिए, ठीक है, अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ठीक है, फिर बाद में आप सभी की कमेंट लेंगे। पहले जो आज हमको कंप्लीट कराना है, ठीक है, उस तरफ आप अपना ठीक है पूरा फोकस करेंगे। आर्टिकल 25 बहुत अच्छे से क्लियर हुआ। ठीक है, आर्टिकल 25 जो है एक्चुअली, ठीक है, वही आपको धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है। मतलब जो आर्टिकल 25 है ना, ये बड़ा ठीक है विस्तार वाला अधिनियम है। आर्टिकल 25 जो है, ठीक है, आर्टिकल 25 हमको और आपको ठीक है अंतःकरण की स्वतंत्रता देता है ना भैया, देता है कि नहीं? तो आर्टिकल 25 हमको और आपको भैया जी किसकी अंतःकरण की स्वतंत्रता देता है? अंतःकरण की स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, ठीक है। इसके बाद ये जो है ये बोलता है कि सर, हम किसी भी धर्म को अबाध रूप से माने या ना माने, उसका आचरण करें और प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता। ठीक है, आचरण करने की
आचरण करने की, इसके साथ साथ सर प्रचार प्रसार करने की, और ठीक है किसी भी धर्म को मानने या ना मानने की स्वतंत्रता, और किसी भी धर्म को मानने या ना मानने की स्वतंत्रता, मानने या ना मानने की स्वतंत्रता, ना मानने की स्वतंत्रता। ठीक है भैया जी, मानने की स्वतंत्रता। आर्टिकल 25। ठीक है, एक बार रिकॉल करा रहा हूं। आर्टिकल 26 जो है ये हमको बोलता है सर कि हम धार्मिक कार्यों का प्रबंधन करें, तो धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता देता है आर्टिकल 26। इसको भी मैंने आपको समझा दिया था, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। प्रबंधन की स्वतंत्रता। ठीक है, तो धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता आर्टिकल 26 देता है। अब आर्टिकल 27 पर आते हैं। ठीक है, जो बेसिकली आज हमें पढ़ना है आर्टिकल 27, जहां से आज हम स्टार्ट करेंगे। आर्टिकल 27 बोलता है कि भाई किसी भी धर्म की अभिवृद्धि के लिए कर नहीं देने की स्वतंत्रता। आर्टिकल 27 एग्जैक्टली क्या बोल रहा है? आर्टिकल 27 बोलता है सर किसी भी धर्म की अभिवृद्धि के लिए किसी भी धर्म की अभिवृद्धि के लिए कर नहीं देने की स्वतंत्रता। कर मींस बेटा टैक्स, नहीं देने की स्वतंत्रता, देने की स्वतंत्रता। स्वतंत्रता। अब ये हमें समझना है आर्टिकल 27। ठीक है, देखो आर्टिकल 27 को, ठीक है, इतना तो पढ़ के आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है, जो मैं आपको बता रहा हूं कि सर आर्टिकल 27 में ये बोला गया है कि किसी भी धर्म की अभिवृद्धि के लिए कर नहीं देने की स्वतंत्रता। तो ये आर्टिकल जो है 27 वो एक तरह तो अगर हम बात करें तो सभी धर्मों को समान रूप से उनके उत्थान का अवसर देता है कि सभी धर्म समान रूप से अपना विकास करें। लेकिन ये जो है ना आर्टिकल 27, भाई आर्टिकल 27 का बड़ा दुरुपयोग भी होता है। ठीक है, जैसे कैसे होता है मैं आपको बता रहा हूं। आपने कई सारे ऐसे बाबा सुने होंगे जो आज वर्तमान में जेल की सलाखों के पीछे हैं। ठीक है, उदाहरण स्वरूप बाबा राम रहीम, आपने बहुत नाम सुना होगा। ठीक है, उनका आपने, ठीक है, आसाराम बापू, इनका भी नाम सुना ही होगा। एक दो और है। ठीक है, तो बेसिकली ये जितने भी बाबा हैं, ठीक है, जिनका मैं नाम ले रहा हूं, ठीक है, ये सारे के सारे जो है ना ये दावा करते थे बेसिकली कि इनका जो संस्थान है, जो इनका ट्रस्ट है, ये धार्मिक उन्नति का कार्य करता है। ये एक धार्मिक निकाय है, एक रिलीजियस, ठीक है, बॉडी है, ठीक है, जिसके अंतर्गत बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं जिनकी आस्था, ठीक है, इस, ठीक है, धार्मिक निकाय से जुड़ी हुई है और वो लोग यहाँ पे दान देते हैं, दक्षिणा देते हैं। तो उस धार्मिक ट्रस्ट को, ठीक है ना, उस धार्मिक न्यास को, ठीक है, उस धार्मिक निकाय को जितनी भी दान दक्षिणा आती थी वो सारी की सारी टैक्स फ्री होती थी। ठीक है, और इसका इन लोगों ने देखो कितना बड़ा दुरुपयोग किया, कितना गलत फायदा उठाया, और आज देखो, ठीक है ना, कि जेल की सलाखों के में पीछे है। तो कहने का आशय क्या है, मैं बस केवल आपको इतना सा समझाना चाहता हूं मेरे प्यारे बच्चे कि कोई भी धार्मिक इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो मस्जिद है, चाहे वो गुरुद्वारा है, चाहे वो चर्च है, चाहे वो मंदिर है, उनका अपना एक बोर्ड है। ठीक है, आपको पता है ना आर्टिकल 26 बोलता है कि, ठीक है, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है। सभी धर्मों को अपने कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता होगी, राज्य का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। तो इसलिए भैया आपने देखा होगा कि गुरुद्वारा कमेटी होती है, मस्जिद कमेटी होती है, मंदिर कमेटी होती है, सबकी अपनी अपनी कमेटियां होती हैं। ठीक है ना। अच्छा, अब जो लोग श्रद्धालु होते हैं, जो इनमें विश्वास करते हैं, जो इनको मानते हैं, जो यहाँ पे जाते हैं, ठीक है, तो वो लोग दान दक्षिणा भी देते हैं ऐसे निकायों को, ऐसी बॉडीज को, ठीक है, ऐसे इंस्टीट्यूशंस को। तो इनको जितना भी दान दक्षिणा मिलता है बेसिकली, है ना मेरे प्यारे बच्चे, वो पूरी की पूरी इनकी जो आय है वो टैक्स से, ठीक है ना, फ्री होती है। ठीक है, किसी भी प्रकार का कोई कर नहीं लगता।
कुछ लोग इसका सदुपयोग करते हैं, कुछ इसका दुरुपयोग भी करते हैं। कुछ लोग बहुत प्रभावशाली बन जाते हैं, बहुत पैसे वाले बन जाते हैं, फिर वो बाबा ठीक है मर्सिडीज में, ऑडी में और ऐसे ऐसे, ठीक है बाबा ही नहीं, मैं मौलवी की भी बात कर रहा हूं, मैं बेटा पोप की भी बात कर रहा हूं, मैं पादरी की भी बात कर रहा हूं, मैं सब की बात कर रहा हूं, ठीक है। वो ऐसी ऐसी महंगी महंगी गाड़ियों में घूमते हैं जिनकी हम आप कल्पना भी नहीं कर सकते, जबकि वो दान का ही रुपया होता है। कुछ ऐसे होते हैं कि दान के पूरे रुपए को ठीक है वो लोगों की भलाई में लगा देते हैं, उनका वो हॉस्पिटल बनवाते हैं, स्कूल बनवाते हैं, फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ, ठीक है ये सारी चीज देते हैं, ठीक है लंगर बंटवाते हैं, ये सारी चीजें चलवाते हैं। तो कुल मिलाकर ये सारी बातें ठीक है आर्टिकल 27 किसी भी धर्म की अभिवृद्धि के लिए कर नहीं देने की स्वतंत्रता, इसका आशय ये है कि बेटा कोई भी अगर धार्मिक इंस्टीट्यूशन है, कोई भी धार्मिक इंस्टीट्यूशन सही, कोई भी धार्मिक संस्थान अथवा निकाय ठीक है उसकी जो भी आय होती है, आय बेटा जितने भी साधनों से उसे मिले, जितने भी साधनों से प्राप्त हो, साधनों से प्राप्त हो, ठीक है उनको जितनी भी आय मिलती है वो सारी की सारी टैक्स फ्री होती है। बात समझ में आ रही बेटा? वो सभी कर मुक्त आय होती है, उस पर किसी भी प्रकार का कोई कर नहीं लगता, ठीक है जी, किसी प्रकार का कोई कर नहीं लगता। अच्छा, अब यहां पर जो मैंने आपको धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता बताई थी, ठीक है फ्रीडम ऑफ रिलीजियस मैनेजमेंट, तो बेटा जो धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता थी आर्टिकल 26 में, तो इसमें आर्टिकल 26 में केवल व केवल किसी भी धार्मिक इंस्टीट्यूशन को धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की ही स्वतंत्रता है, गैर धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता नहीं है। केवल धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है, गैर धार्मिक की नहीं। जैसे मंदिर है तो मंदिर में आरती कब होगी, कौन कौन से देवी देवताओं की होगी, ठीक है ना, प्रसाद किसका बटेगा, ये सारी बातें, ठीक है। लेकिन अगर मान के चलिए कि कोई भी धार्मिक इंस्टीट्यूशन है और उसका कोई गैर धार्मिक मामला है, तो गैर धार्मिक मामले में राज्य सरकार हस्तक्षेप कर सकता है। इतनी सी बात बस आपको समझनी है। आर्टिकल 27 भी क्लियर हो गया कि कोई भी धार्मिक इंस्टीट्यूशन या निकाय है बेटा, उसकी जितनी भी आय है वो चाहे जितने भी स्रोतों से मिले, जितने भी साधनों से मिले, वो सारी की सारी टैक्स फ्री होती है, कर मुक्त होती है। आर्टिकल 27 ये बोलता है। अब आर्टिकल 28 पे आएंगे जो बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे आर्टिकल 28 के बारे में, ठीक है बच्चों। अब ये जो आर्टिकल 28 है क्या बोलता है? आर्टिकल 28 ये कहता है सर कि कुछ विशेष प्रकार के शिक्षण संस्थान ऐसे होंगे जहां पर धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। आमतौर पर शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती, लेकिन फिर भी आर्टिकल 28 बोलता है कि शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा देने की स्वतंत्रता है। कुछ ऐसे विशेष प्रकार के शिक्षण संस्थान होंगे जहां पर हम रिलीजियस एजुकेशन दे सकते हैं, जहां पर हम धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं। ये आर्टिकल 28 बोल रहा है और ये बड़ा जबरदस्त आर्टिकल है। आर्टिकल 28 को आधार बना के कई बार प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आर्टिकल 28 क्या बोलता है कि कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा देने की स्वतंत्रता, धार्मिक शिक्षा देने की स्वतंत्रता, ठीक है। आर्टिकल 28 कि भाई कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा देने की स्वतंत्रता है। हाँ, ऐसे कुछ शिक्षण संस्थान है जिनमें धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। अब देखो मोस्ट इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैं ऐसे शिक्षण संस्थान ठीक है जिनमें धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है अथवा नहीं दी जा सकती, कुल मिलाकर हम शिक्षण संस्थानों को 4 कैटेगरी में बांटते हैं। हम शिक्षण संस्थानों को मेरे प्यारे बच्चे 4 कैटेगरी में बांट रहे हैं, ठीक है, प्लीज आप यहां पर देखेंगे, ठीक है। हम उनको 4 कैटेगरी में बांट रहे हैं, 4 श्रेणियों में हम कुल मिलाकर शिक्षण संस्थानों को बांट रहे हैं। अब हम यहां पर ये देखेंगे कि सर कौन कौन से शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, कौन कौन से शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है और किस किस में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती, ठीक है। तो हम इसे 4 कैटेगरी में क्लासिफाइड करते हैं, हम इसे 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, ठीक है। वो कौन कौन सी कैटेगरी है जिनमें हम इसको क्लासिफाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो हम उन कैटेगरी का नामकरण करते हैं कैटेगरी ए बी सी डी, ठीक है भैया। तो हम उनको 4 कैटेगरी में बांट रहे हैं, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी, कैटेगरी डी, ठीक है।
4 कैटेगरी में बांटा, 4 कैटेगरी के शिक्षण संस्थान, ठीक है हमने। अब हम देखेंगे सर वो कौन कौन से शिक्षण संस्थान है जहां पर हम धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं, ठीक है। तो वो कौन कौन से शिक्षण संस्थान होंगे जहां पर धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। तो सबसे पहले जो कैटेगरी ए के शिक्षण संस्थान है वो ऐसे शिक्षण संस्थान है जो पूरी तरह से सरकारी रुपए पैसे से चल रहे हैं। मैं इसका उदाहरण दूंगा। देखो आर्टिकल 28 क्या बोल रहा है बाबू, आर्टिकल 28 बोलता है कि कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। तो वो ऐसे कौन से शिक्षण संस्थान है जहां पर धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, हम उनको देखेंगे। भाई कुछ शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, तो आखिर वो कौन से ऐसे शिक्षण संस्थान है जहां पे धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। तो भाई हम ऐसे शिक्षण संस्थानों को बेटा 4 कैटेगरी में बांटेंगे। सबसे पहली कैटेगरी ऐसी है कि ऐसे, ठीक है ना, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो पूरी तरह से सरकारी रुपए पैसे से चलते हैं, जो सरकारी है ना। तो ऐसे हम हिंदी में लिख सकते हैं कि सच एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, ठीक है, विच आर एग्जीक्यूटेड बाय द गवर्नमेंट फंड, ठीक है, जो पूरी तरह से राज्य निधि से वित्त पोषित है, ठीक है। शिक्षण संस्थान, ऐसे शिक्षण संस्थान जो पूर्णतः राज्य निधि से वित्त पोषित है, जो पूर्णतः राज्य निधि से वित्त पोषित है। राज्य निधि, राज्य निधि का मतलब है सरकारी रुपया से वित्त पोषित, ठीक है ना। जो पूर्णतः राज्य निधि से वित्त पोषित है। तो ऐसे शिक्षण संस्थान जो सर पूरी तरह से राज्य निधि से वित्त पोषित है, ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई। ऐसे शिक्षण संस्थान बाबू जो पूरी तरह से क्या है, जो पूरी तरह से राज्य निधि से वित्त पोषित है, पहली कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी सब ऐसे शिक्षण संस्थान, ठीक है, जो दूसरी वाली कैटेगरी है, ऐसे शिक्षण संस्थान जो मान्यता सरकार के द्वारा प्राप्त है। बात समझ में आ रही है। बेसिकली ये बी वाले जो शिक्षण संस्थान है ये निजी शिक्षण संस्थान है, ये निजी शिक्षण संस्थान है, निजी शिक्षण संस्थान है, ठीक है, जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है, द्वारा मान्यता प्राप्त है। बहुत अच्छे से मैं इन सबका एग्जांपल दूंगा। निजी शिक्षण संस्थान जैसे मेरा खुद का अपना कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है जहां पर मैंने यूपी बोर्ड की मान्यता ले रखी है, यूपी बोर्ड तो सरकार की मान्यता ले रखी है। बात समझ में आ रही है। तो वहां पर बेटा धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है अथवा नहीं, तो बेटा राज्य के द्वारा या सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त है बाबू, है ना। राज्य के द्वारा या किसके द्वारा, सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त है। चलिए इसके बाद तीसरी कैटेगरी है ऐसे शिक्षण संस्थान जो राज्य से अंशतः वित्तीय सहायता प्राप्त है, ठीक है, राज्य से अंशतः वित्तीय सहायता प्राप्त है, अंशतः, पार्सली। कैसे बाबू, राज्य से बहुत कम, अंशतः पार्सली वित्तीय सहायता प्राप्त है, राज्य से अंशतः वित्तीय सहायता प्राप्त है, ठीक है, जो राज्य से बहुत कम वित्तीय सहायता प्राप्त है, राज्य से बहुत ही कम अंशतः वित्तीय सहायता प्राप्त है। चौथे ऐसे शिक्षण संस्थान हैं, ठीक है, जो बेटा पूर्णतः राज्य से वित्तीय सहायता प्राप्त है, पूर्णतः राज्य से वित्तीय सहायता प्राप्त है, परंतु उनकी स्थापना ऐसे प्रायोजन के अंतर्गत हुई है, उनकी स्थापना ऐसे प्रायोजन के अंतर्गत हुई है। अब ये बात आपको समझ नहीं आई है ना सर, ऐसे प्रायोजन के अंतर्गत हुई है, ये बात हमारी समझ में नहीं आई, कईयों की समझ में नहीं आई होगी, ठीक है। सच एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, ठीक है, विच आर, ठीक है, टोटली या कंप्लीटली फाइनेंसिंग बाई, ठीक है, या टोटली कंप्लीटली फंडेड बाई गवर्नमेंट, लेकिन उनकी स्थापना ही ऐसे प्रायोजन के अंतर्गत हुई है, वो ठीक है डी वाले हैं। तो कुल मिलाकर आर्टिकल 28 बोलता है कि भाई कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। आर्टिकल 28 क्या बोलता है, मेरे साथ बोलो। आर्टिकल 28 बोलता है सर कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा देने की पूरी स्वतंत्रता है।
ठीक है। अब हमने इन शिक्षण संस्थानों को 4 कैटेगरी में बांटा। जो सबसे पहली कैटेगरी है, वो सबसे पहली कैटेगरी है सर ऐसे शिक्षण संस्थान जो पूरी तरह से, ठीक है ना, राज्य निधि से वित्त पोषित हो। जो पूरी तरह से राज्य निधि से वित्त पोषित हो तो इनको कहेंगे बेटा हम सरकारी स्कूल। क्या कहेंगे मेरे प्यारे बच्चे? सरकारी स्कूल। अब जैसे आपने अपने गांव में प्राइमरी स्कूल देखे होंगे, है ना। अब देखो समझना, आपने अपने गांव में प्राइमरी स्कूल देखे होंगे या फिर बेसिकली आपने सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्कूल देखे होंगे जो सरकारी होते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर, हम चंडोस में, हमारे यहाँ हमारा गांव जो है वह अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट के चंडोस वो कस्बे के अंतर्गत आता है। बहुत सारे बच्चे जानते होंगे। तो वहां पर एक गांधी इंटर कॉलेज है। ऐसे ही, ठीक है, आप किसी ना किसी सरकारी स्कूल में पढ़े होंगे जो पूरी तरह से सरकारी स्कूल है, अर्थात जहां पे टीचर सरकारी होते हैं, टीचर की सैलरी, ठीक है, सरकार देती है। तो ऐसे स्कूल सरकारी स्कूल, ठीक है, कहलाते हैं मेरे प्यारे बच्चे। तो वो जो सरकारी स्कूल है, जैसे कोई जनता इंटर कॉलेज होगा, कोई गांधी इंटर कॉलेज होगा, इस तरह के आमतौर पर इनके नाम होते हैं, ठीक है ना। ये आपने जरूर सुने होंगे। तो जो ऐसे स्कूल्स होते हैं ना, ठीक है, वहां पर बिल्कुल भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती, ठीक है। ऐसे शिक्षण संस्थान जो पूरी तरह से राज्य निधि से वित्त पोषित है, वहां पर धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। मैं बड़े बड़े अक्षरों में नहीं लिख देता हूं, वहां पे धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। और ये मैं एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं, आर्टिकल 28, आप कितना भी, ठीक है, पढ़ लेना मेरे प्यारे बच्चे किताबों में, वो क्लियर नहीं होता। आर्टिकल 28 वास्तव में टफ है। आर्टिकल 28 के जो प्रोविजंस है वो टफ है, लेकिन इसको हमने कैटेगरी में बांट के इतना सिंपल कर दिया कि अब आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो भाई नहीं दी जा सकती सरकारी स्कूल्स में, तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया सरकारी स्कूल में शिक्षा नहीं दी जा सकती। दूसरा, निजी शिक्षण संस्थान। अब जैसे जहां पे मैं रहता हूं, मेरे बराबर में एक स्कूल चलता है। जहां पे मैं रहता हूं जिस सोसाइटी में, उसमें एक स्कूल चल रहा है, 5th क्लास तक है, प्राइवेट स्कूल है। घर में ही चला रखा है, मान्यता ले रखी है उन्होंने और अपना घर में चला रखा है। ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बना रखा है कि उसमें छोटा मोटा एक प्लेग्राउंड है, चल रहा है वो स्कूल, ठीक है। अब वो क्या है कि प्राइवेट स्कूल है, ठीक है ना, लेकिन मान्यता प्राप्त सरकार से ही होगा, है कि नहीं बेटा? वो मान्यता प्राप्त सरकार से होगा। अगर वो सरकार से मान्यता प्राप्त है लेकिन है प्राइवेट, तो मैं वहां पे सुनता हूं कि रोजाना सुबह सुबह वहां पे हनुमान चालीसा होती है। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधाय, वर्णव रघुवर विमल जसु, जो दायक फल जाय। बुद्धिहीन तनु जान के सुनरऊ पवन कुमार, और बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरऊ करे सब काज। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महादेव विक्रम बजरंगी, ठीक है। तो इस तरह से महावीर विक्रम बजरंगी, तो ये पूरी, ठीक है। अब मैं सुनता हूं क्योंकि मेरी बराबर में, अब उस स्कूल में बेसिकली सभी कम्युनिटी के बच्चे आते होंगे, ठीक है। हमारे यहाँ, ठीक है, हमारे आसपास, ठीक है, क्रिश्चियन कम्युनिटी के भी बच्चे रहते हैं, वो भी उस स्कूल में जाते हैं। बहुत अच्छा स्कूल है। और सबसे बड़ी बात है, जो स्कूल की प्रिंसिपल है, जो स्कूल को संचालित करती हैं, ठीक है, वो एक बहुत इंटेलिजेंट लेडी है बेसिकली, ठीक है। उन्होंने बस अपने शौक से उन्होंने बच्चों को पढ़ाना, और बड़े मन से और बड़ी लगन से वो 5th क्लास के बच्चों को पढ़ाती हैं। तो हर एक कम्युनिटी का बच्चा आता है, चाहे मुस्लिम, चाहे क्रिश्चियन, चाहे सिख, सब आते हैं। और सब रोजाना सुबह सुबह प्रेयर में जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमत, सब बोल रहे हैं, क्लियर है। कभी कभी सरस्वती वंदना बोलते हैं, या कुंदेन तो तुषार हार धवला, ये भी बोल रहे हैं, ठीक है। तो मैं ये सोचता हूं, अब बेसिकली मैं तो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा हुआ हूं, लेकिन कोई ये सोचता होगा कि क्या यार, ऐसे कोई दूसरी कम्युनिटी का बच्चा, किसी दूसरे धर्म का बच्चा, उसको ये क्या जबरदस्ती नहीं हनुमान चालीसा पढ़वा रहे, ये और वो, इस तरह से कैसे दी जा सकती है शिक्षा? वो तो दूसरी कम्युनिटी का है, उसकी अपनी प्रेयर होगी, उसकी अपनी कुरान होगी, उसकी अपनी नमाज होगी, उसका अपने गुरुवाणी होगी, लेकिन वो यहाँ पे हनुमान चालीसा गा रहे हैं, सरस्वती वंदना गा रहे हैं, प्रातः स्मरण गा रहे हैं, ठीक है ना। कराग्रे बस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूलित गोविंदा। आखिर ऐसा क्यों है? क्लियर है। तो भाई ऐसा इसलिए है कि सबसे पहली बात कि उस एजुकेशन इंस्टीट्यूट में इसलिए शिक्षा दी जा रही है, धार्मिक ही शिक्षा है भाई, सिंपल सी बात है, धार्मिक शिक्षा है। किसी धर्म से संबंधित मंत्र है, किसी धर्म से संबंधित पाठ है, लेकिन जब आप इनका उच्चारण करोगे तो वो धार्मिक शिक्षा ही हो जाएगी। हनुमान चालीसा एक तरह की धार्मिक शिक्षा है, ठीक है। गीता के अगर श्लोक पढ़ाए जा रहे हैं तो वो भी धार्मिक शिक्षा है। रामायण अगर पढ़ाई जा रही है तो वो भी धार्मिक शिक्षा है, ठीक है ना। तो धार्मिक शिक्षा तो है ही, लेकिन वो धार्मिक शिक्षा क्यों है? क्योंकि वो निजी शिक्षण संस्थान है। वो बेशक सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त हो, लेकिन उसमें सरकारी रुपया नहीं लगा, उसमें निजी आदमी का रुपया लग रहा है, तो वहां पर धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। हाँ, वहां पर धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, यस, ठीक है ना, क्योंकि वो निजी शिक्षण संस्थान है। अच्छा, अब वो बच्चे प्रेयर में आएंगे या नहीं, वो उन बच्चों के अभिभावकों की मर्जी पर निर्भर करता है।
अगर उन बच्चों के अभिभावकों ने इस बात पे आपत्ति जताई कि भाई हमारे बच्चे प्रेयर में नहीं आएंगे क्योंकि आप प्रेयर में हनुमान चालीसा गाते हैं, ठीक है, तो स्कूल संचालक को यस कहना पड़ेगा कि जी हाँ, आप पूरी तरह से स्वतंत्र है कि आप अपने बच्चे को प्रेयर में मत भेजिए, ठीक है ना। ये उन बच्चों के अभिभावकों पर निर्भर करता है। अब उन बच्चों के अभिभावकों को खुद अच्छा लगता है, बात समझ में आ रही है। मैं खुद सुबह सुबह देखता हूँ, ठीक है ना, तो कोई मुस्लिम अभिभावक आ रहे हैं, कोई इस तरह के आ रहे हैं, तो बड़ी खुशी होती है कि उनको खुद लगता है कि पॉजिटिविटी है, ठीक है, मंत्रों में, और वो पॉजिटिविटी बच्चों के मध्य में पहुंचनी चाहिए, और बड़े आनंद के साथ बच्चे उसकी चैंटिंग करते हैं। चलिए, अब तीसरा इंस्टीट्यूट है राज्य से अंशतः वित्तीय सहायता प्राप्त। अंशतः मतलब सरकारी स्कूल नहीं है, ठीक है, सरकारी स्कूल नहीं है ना, लेकिन उसमें सरकार का थोड़ा बहुत रुपया लगा है, सरकार से अंशतः वित्तीय सहायता प्राप्त है, तो ऐसे स्कूल्स में भी धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। हाँ, बात समझ में आ रही है। आप ऐसे स्कूल में भी धार्मिक शिक्षा दे दो, इसमें भी दे दो। राज्य से अंशतः वित्तीय सहायता प्राप्त है, पूरी तरह से वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं है बेटा, ठीक है, अंशतः वित्तीय सहायता प्राप्त है। अंशतः का मतलब क्या है कि थोड़ा बहुत सरकारी रुपया लगा हो। चौथा है कि भाई ऐसे इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, ऐसे इंस्टीट्यूशंस जो पूरी तरह से सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त है और जो पूरी तरह से बेटा सरकारी रुपए से चल रहे हैं, ठीक है, उनमें धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। परंतु बेसिकली ऐसे इंस्टीट्यूशन की स्थापना ही धार्मिक शिक्षा देने के लिए हुई है। ऐसे इंस्टीट्यूशंस की स्थापना ही धार्मिक शिक्षा देने के लिए हुई है, ठीक है, जैसे कि मदरसा, बस, ठीक है, मदरसा बेटा धार्मिक होते हैं। उत्तर प्रदेश में भी बहुत सारे मदरसा हैं जिनको स्टेट गवर्नमेंट फंड करती है। उत्तर प्रदेश में ऐसे कितनी मदरसा है, और आपको बताया कि सबसे पहला जो मदरसा बना था, ठीक है, हमारी भारत में, जो राज्य सरकार के सहायता प्राप्त था, बेसिकली जो मतलब स्टेट के द्वारा फाइनेंशियली स्पॉन्सर्ड था, वो 1781 में वॉरेन हेस्टिंग के समय में कलकत्ता में बना था, शायद आपको पता हो। तो तब से लेके 1781 में कलकत्ता में जो सबसे पहला कलकत्ता मदरसा वॉरेन हेस्टिंग के समय में स्थापित किया गया था, वो स्टेट के द्वारा फंडेड था। स्टेट का मतलब है सरकार के द्वारा फंडेड था, ब्रिटिश सरकार के द्वारा वो, ठीक है, सहायता प्राप्त था। तब से लेके आज तक वर्तमान में, ठीक है, हमारे भारत में, ठीक है, हजारों ऐसे मदरसे होंगे जो सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं। तो सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं, जिनके जो मौलवी हैं जो वहां पर शिक्षा देते हैं, वो भी बेसिकली सरकार के द्वारा वेतन प्राप्त करते हैं। जहां पे वो कर्मचारी है, अधिकारी है, जो वहां पे झाड़ू लगाता है, ठीक है, या फिर बेसिकली जो वहां का प्यून है, या फिर वहां के जितने भी टीचर्स हैं, जो भी है वहां पर, वो सब सरकार के द्वारा रुपए ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी वहां पर धार्मिक शिक्षा दी जा रही है। तो भैया ये भी पूरी तरह से सरकार के द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त है, ये भी पूरी तरह से सरकार के द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त है, लेकिन यहां पर धार्मिक शिक्षा दी जा रही है, यहां पर नहीं। ऐसा क्यों? यहां पर इसलिए दी जा रही है क्योंकि बेसिकली उनकी स्थापना इसी वजह से हुई है कि भाई धार्मिक शिक्षा दी जा सके, ठीक है ना। नो मोर डिस्कशन, क्योंकि साहब इनकी स्थापना इस वजह से हुई है कि धार्मिक शिक्षा दी जा सके, इसलिए वहां पर धार्मिक शिक्षा दी जा रही है। आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, मैंने एक एक चीज को एग्जाम्पल देकर समझा दिया, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद आर्टिकल 24 रह गया था, वो कल भी नहीं हो पाया, आर्टिकल 24, ठीक है। 23 तो हमने करवा दिया, अब ये बचा हुआ है। अब प्लीज यहां पर कोई बच्चा ये मत कहना कि पीछे का छूट गया, अब हमें नोट्स बनाने में दिक्कत होगी, ये होगी वो होगी, ऐसे मत कहना बेटा, क्योंकि वो छूट इसलिए गया था कि जब हमने पिछली क्लास के बाद अगली क्लास स्टार्ट की तो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से स्टार्ट कर ली, ठीक है। तो कोई बात नहीं, अगर आर्टिकल 24 यहां पे लिख जाएगा तो कोई, ठीक है ना, कोई बहुत बड़ा आपके ऊपर पहाड़ नहीं टूट जाएगा बाबू, है ना। आर्टिकल 24, आर्टिकल 24 क्या है ये मैं आपको बताता हूं। आर्टिकल 24 बोलता है कि भाई कारखानों आदि में, कारखानों आदि में बच्चों की नियोजन का प्रतिषेध, कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध। नियोजन का मतलब है सर बच्चों के एम्प्लॉयमेंट का प्रतिषेध। देखो आर्टिकल 25, सॉरी माफ कीजिएगा, आर्टिकल 24 जो है, आर्टिकल 24 बिल्कुल क्लियर बोल रहा है हम सबसे। आर्टिकल 24 एक बात बोलता है, क्या बोलता है आर्टिकल 24? आर्टिकल 24 कहता है मेरे प्यारे बाबू कि जो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं या उससे कम उम्र के बच्चे हैं, उससे कम उम्र के बच्चे हैं, ठीक है, ये बात समझना। तो जो 14 वर्ष, ठीक है, 14 वर्ष 14 ईयर
या उससे कम उम्र के, 14 वर्ष या बेटा उससे कम उम्र के बच्चे हैं, देखिए सबसे पहले वह कोई ऐसी जगह पे काम नहीं करेंगे जो कि डेंजरस जगह हो, मतलब वह किसी परिसंकटमय स्थान पर कार्य नहीं करेंगे, स्थान पर कार्य नहीं करेंगे, कार्य नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। बस बात समझ में आ रही है? तो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे किसी परिसंकटमय स्थान पर कार्य नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अब सर इसकी व्याख्या सुप्रीम कोर्ट ने दी है कि आखिर परिसंकटमय स्थान कौन कौन से हैं। तो परिसंकटमय स्थान का मतलब है बेटा माइनिंग, जहां कहीं पर भी माइनिंग हो रही हो, ठीक है। माइनिंग का मतलब समझते हो बेटा, आपका जहां पे भी खनन कार्य हो रहा हो, जो खदान होती है, ठीक है। तो जहां पर खनन कार्य हो रहा हो वहां पे 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे काम नहीं कर सकते। खनन, ठीक है, माइनिंग, वहां पे काम नहीं कर सकते माइनिंग में, ठीक है। ये बात आप बहुत अच्छे से समझ गए बच्चे। चलिए अब यहां पर मैं आपके बहुत सारे डाउट्स दूर करूंगा। कुछ लोग कहते हैं आर्टिकल, ठीक है, 24 को पढ़ने के बाद कि सर ये जो ढाबे में छोटू वगैरह काम करते हैं, जो वेटर का काम करते हैं, जो चाय की टपरी पर बेसिकली वेटर का काम करते हैं छोटू, जिनको हम लोग छोटू, ठीक है, छोटू ऐसे बोलते हैं ना, तो सर क्या वास्तव में आर्टिकल 24 का उल्लंघन नहीं है? क्योंकि उन बच्चों से काम करवाया जा रहा है, ठीक है। या फिर वो सर आर्टिकल 21A का उल्लंघन नहीं है, क्योंकि ऐसे बच्चों को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का अधिकार है और उनको शिक्षा के अधिकार से वंचित करके उनको काम करवाया जा रहा है। तो क्या मतलब है, वो सारा मतलब मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। आइए, तो सबसे पहले देखो, 14 वर्ष से उससे कम उम्र के बच्चे, ठीक, किसी परिसंकट में स्थान पर कार्य नहीं करेंगे, जैसे कि माइनिंग, खनन, ठीक, खनन में काम नहीं करेंगे। दूसरा, ठीक है, टनल मेकिंग, जहां पर कोई टनल बन रही हो, कोई सुरंग बन रही हो बेटा, वहां पर काम नहीं करेंगे, वहां पर काम नहीं करेंगे, ठीक है। तीसरा, अलीगढ़ का ताला उद्योग, ताला उद्योग, वहां पे काम नहीं करेंगे बेटा। और ये सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है, बताया है बाकायदा कि अलीगढ़ के ताला उद्योग में काम नहीं करेंगे, डेंजरस है, परिसंकट में है। फिरोजाबाद का कांच उद्योग, वहां पे काम नहीं करेंगे, ठीक है ना, डेंजरस है फिरोजाबाद का कांच उद्योग, यहां पर काम नहीं कर सकेंगे फिरोजाबाद के कांच उद्योग में, ठीक है। ऐसे करके सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बहुत सारी व्याख्याएं दी हैं, विभिन्न व्याख्याओं के माध्यम से ये प्रूव किया है, ठीक है। दूसरा, वो कहीं ऐसी जगह पे काम नहीं कर सकते जहां पर बेटा हैवी ड्यूटी वर्क होता हो। क्या होता हो? हैवी ड्यूटी वर्क होता हो। किसी ऐसे स्थान पे काम नहीं करेंगे जहां पे बाहरी भरकम काम होता हो, हैवी ड्यूटी वर्क होता हो, वहां पर बच्चे काम नहीं कर सकते, हैवी ड्यूटी वर्क होता हो, ठीक है। दूसरा ये जगह है बेटा, हैवी ड्यूटी वर्क होता हो, किसी परिसंकट में स्थान पर काम नहीं कर सकते। तीसरा मेरे प्यारे बच्चे, जहां पर बच्चों के जान माल का जोखिम हो, जोखिम हो, ये परिसंकट में स्थानीय हो गया, जहां पर उनकी जान माल का जोखिम हो, ठीक है। ये और ये वाली बात एक ही हो गई, तो वहां पर बच्चे काम नहीं करेंगे। बहुत सारी व्याख्याएं सुप्रीम कोर्ट ने करी है, ठीक है। मिर्जापुर या भदोही का कालीन उद्योग में भी बच्चे काम नहीं कर सकते, वहां पर भी है, ठीक है ना। बेसिकली बच्चे कहां पर बेटा, कालीन उद्योग में भी बच्चे काम नहीं कर सकते। जो भदोही का कालीन उद्योग है वहां पर भी मना कर रखा है, काम नहीं कर सकते कालीन उद्योग में। जो ईंट के भट्टे होते हैं ना बेटा, ईंट के भट्टे, वहां पर आपने देखा होगा कितने सारे बच्चे काम कर सकते हैं, लेकिन वो भी अवैध है। वहां पर ईंट के भट्टों पर भी बच्चे काम नहीं कर सकते, कार्य नहीं कर सकते। जो बंदरगाह होते हैं ना बेटा, ठीक है, बंदरगाह में जो माल को ढोते हैं, ठीक है, माल को उतारते हैं, लादते हैं बंदरगाह वगैरह में, वहां पर भी बच्चे काम नहीं कर सकते। क्लियर है? तो जो भी गुड्स का उतारना और चढ़ाना होता है ना, जिसको हम कहते हैं बेसिकली माल, ऐसे कुछ बोलते हैं, माल को उतारना चढ़ना चढ़ाना डॉकयार्ड्स पे, बंदरगाह पे, वहां पे भी बच्चे काम नहीं कर सकते। दुकानों में जो सीमेंट की फैक्ट्री वगैरह है, वहां पर भी बच्चे काम नहीं कर सकते। ऐसे कुल मिला के बेटा बहुत सारे, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न निर्णयों के माध्यम से प्रूव किया है, ठीक है, कि जहां पर भी ऐसा कोई काम हो रहा हो, जिस भी फैक्ट्री में जो परिसंकट में स्थान हो, जहां जान माल का जोखिम हो या हैवी ड्यूटी वर्क होता हो, हैवी ड्यूटी वर्क, वहां पे बच्चे काम नहीं कर सकते। अब सवाल ये उठता है, जैसे मान के चलिए कि कोई बच्चा है, ठीक है, ये मान के चलिए आप, ठीक है। अब यहां पर एक केस स्टडी देखते हैं, ये कोई बच्चा है बेटा,
चलो सही बना है। देखिए चलो सपोज दैट, ठीक है, फॉर एग्जांपल, उदाहरण स्वरूप ये कोई लड़का है जिसका नाम है छोटू। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। तो एक लड़का है बेटा जिसका नाम है छोटू। अब ये जो छोटू है ना, ठीक है, आप मुझे बताना, ये छोटू, ठीक है, चाय की टपरी पर कार्य करता है या ये बेसिकली किसी रेस्टोरेंट में, ये छोटू किसी रेस्टोरेंट में खाना परोसने का कार्य करता है, खाना परोसने का कार्य करता है, कार्य करता है। ठीक है, छोटू के बारे में मैं सब कुछ बता देता हूं। छोटू के बारे में मैं आपको बताता हूं कि जो छोटू है इसकी उम्र 12 साल है, 12 साल है छोटू। ठीक है, छोटू क्लास 6th में पढ़ता है, 6th में पढ़ता है, पढ़ता है। कहां पे पढ़ता है सर? स्कूल कौन सा है छोटू का? ठीक है, सरकारी स्कूल में छोटू जाता है, स्कूल में छोटू जाता है। केस लिख देता हूं। ठीक है, ये छोटू के बारे में मैंने सारी बातें आपको बता दी। छोटू उम्र 12 साल है, क्लास 6 में पढ़ता है, सरकारी स्कूल में। ठीक है, छोटू जाता है पढ़ने के लिए। पहली केस, क्या छोटू रेस्टोरेंट में खाना परोसने का काम कर सकता है? ठीक है, आप बोलेंगे यस या नो। अभी कोई नहीं बोलेगा, अभी कोई नहीं बोलेगा। क्या छोटू रेस्टोरेंट में खाना परोसने का कार्य कर सकता है? दूसरा, क्या छोटू, ठीक है, ईंट के भट्टे पर कार्य कर सकता है? भट्टे पर काम कर सकता है, कर सकता है। ठीक है, क्या छोटू, क्या छोटू परचूनी की दुकान पर, परचूनी समझ गए? परचूनी समझ गए बेटा? परचूनी का मतलब होता है जो आपके डेली गुड्स के जो सामान होते हैं, जो डेली गुड्स होता है उसको क्या बोलते हैं? परचूनी को यार। ठीक है, लाला जी की दुकान वही परचूनी की दुकान, जिस पर डेली गुड्स का सामान बिकता है आपके। ठीक है, बिस्किट, आपकी नमकीन, आपके चावल दाल, डेली गुड्स। ठीक है ना, तो परचूनी की दुकान पर, ठीक है ना, ग्राहकों को माल देने का काम करता है, माल देने का काम करता है। ठीक है, क्या छोटू ये काम कर सकता है? ठीक है, आपको बताना है और अभी किसी का कमेंट नहीं लूंगा, चाहे कितना भी यस नो लिख दो आप। ठीक है, चौथा, ठीक है, छोटू सीमेंट सरिया की दुकान, जो हार्डवेयर की दुकान होती है आपने देखा होगा, सरिया की दुकान पर माल ढोने का काम करता है। क्या कर सकता है? माल ढोने का कार्य। क्या ये संवैधानिक है अथवा नहीं? क्या ये संवैधानिक है अथवा नहीं? चलिए, ठीक है, तो ये 3-4 मैंने आपके सामने केस स्टडी लिए। अब जब ये 3-4 मैंने बेटा केस स्टडी आपके सामने लिए, तो बस मैं आपसे एक ही बात चाहता हूं कि आप मुझे ये बताओ, जी मेरे प्यारे बच्चे, आप मुझे बताओ। हाँ, ग्रोसरी शॉप कहते हैं। तो आप मुझे बस एक बात बताओ कि ये छोटू जो है कहां कहां पे काम कर सकता है, कौन कौन सा कार्य संवैधानिक है, कौन कौन सा नहीं। देखिए, छोटू के बारे में सब कुछ लिख दिया। छोटू की उम्र 12 साल है, क्लास 6 में छोटू पढ़ता है, सरकारी स्कूल में छोटू जाता है। अच्छा, छोटू की जो काम करने का समय है वह स्कूल के समय के अतिरिक्त है। छोटू ऐसा स्कूल के समय के बाद कर रहा है, स्कूल के समय के बाद कर रहा है, ये और कंडीशन है। छोटू ये सारे कार्य स्कूल के समय के बाद कर रहा है, तो कौन कौन सी चीज कॉन्स्टिट्यूशनल है, कौन कौन सी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, आपको बताना है। जी मुझे बताओ बेटा। हाँ, टीवी शो में काम करना बेटा जान का जोखिम थोड़ी नहीं है। चलिए, सबसे पहले, ठीक है ना, स्कूल के समय के अतिरिक्त वो रेस्टोरेंट में खाना परोस सकता है, कॉन्स्टिट्यूशनल है बेटा। यस,
ईंट के भट्टे पे काम कर सकता है बेटा? बिल्कुल भी नहीं, कतई नहीं। हैवी ड्यूटी वर्क है, और हैवी ड्यूटी वर्क होने के साथ साथ जान का जोखिम है। ठीक है, हैवी ड्यूटी वर्क और उसके बाद क्या है बेटा? जान का जोखिम है। परचूनी की दुकान पे काम कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है मेरे प्यारे बच्चे, यस कर सकता है। सीमेंट सरिया की दुकान पे काम कर सकता है? नहीं बेटा, ठीक है ना, जान का जोखिम है, बिल्कुल भी नहीं कर सकता जी। तो ये बात मैंने आपको बताई। तो अब आगे से आप ये नहीं कहेंगे कि जैसे आपने कोई रेस्टोरेंट पे बच्चा देख लिया खाना परोसते हुए, तो आप ये नहीं कहोगे भैया कि यार ये तो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, आप ढाबे के मालिक से लड़ जाओ। ढाबे का मालिक कह दे कि भैया ये पढ़ता है बच्चा और क्लास के टाइम के बाद फिर यहाँ पे खाना भी परोसता है और बहुत अच्छे मार्क्स लाता है, स्कूल में टॉप करता है, ये तुम्हारी तरह नहीं है गधा। क्लियर है? तो बोल सकता है रेस्टोरेंट का मालिक। हो सकता है कि रेस्टोरेंट उसी के पापा का हो, वो ढाबा उसी के पापा का हो, ऐसा भी होता है। तो इसलिए चौधरी बनने की कोशिश मत किया करो। कई बार क्या है कि लोग आजकल रील फील का चल रहा है, ठीक है ना, तो रील फील पे लोग क्या करते हैं कि ऐसे बच्चों की जो ना तुरंत वीडियो बना ली, कैप्शन डाल दिए बड़े वैसे खतरनाक खतरनाक से, है ना, ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि पता नहीं खुद कितने बड़े समाज सुधारक है। तो भैया ये देख तो लो कि सर्कमस्टांसेस क्या है। देखो उसके घर की आर्थिक स्थिति इस तरह की है कि उसे स्कूल के अतिरिक्त भी काम करना पड़ रहा है, आपको नहीं करना पड़ा, अच्छी बात है। चलिए, अरे मेरे प्यारे बच्चे, अब जैसे एक बच्चा कह रहा है सर इसमें से कोई भी काम नहीं कर सकता क्योंकि सभी 14 वर्ष से कम आयु के हैं, इनमें से कोई काम नहीं कर सकता। अच्छा देखो बेटा मैंने क्या लिखा है, 14 वर्ष से या उससे कम बच्चे, कम उम्र के बच्चे, 14 वर्ष या उससे कम उम्र के बच्चे किसी परिसंकट में स्थान पे काम नहीं कर सकते, वहां काम नहीं कर सकते जहां पे हैवी ड्यूटी वर्क होता हो, और वहां काम नहीं कर सकते जहां पे उनकी जान माल का जोखिम हो। ठीक है बेटा, बाकी के अन्य जगहों पे काम कर सकते हैं, लेकिन ठीक है बेटा उनका क्योंकि प्राथमिक शिक्षा का भी उनको अधिकार है, तो स्कूल करे, स्कूल करने के अतिरिक्त ठीक है ना स्कूल के टाइम के बाद वो कर सकते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 24, ठीक है निकलेश जी, निकलेश नहीं, सहजाद मैं किसी से नाराज थोड़ी नहीं बेटा, सहजाद नहीं, जी ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, ठीक है, आपको बहुत बेसिकली आप अभी तक जो पढ़े हो ना बेटा पॉलिटी में, आप पढ़े थोड़ी नहीं हो पॉलिटी को, आप पढ़े हो पॉलिटी को, पॉलिटी को आज आप पढ़ रहे हो, अब आप पढ़ रहे हो पॉलिटी को, ठीक है। और मैं आप सब लोग बेसिकली मैं ये प्रयास करूंगा कि मैं 2 घंटे की पॉलिटी की क्लास करूं, ऐसे सिलेबस लंबा हो जाएगा, क्योंकि जिस हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूं बेटा इतना टाइम तो लगेगा, लगेगा मुझे खुद लग रहा है कि इतना टाइम लगेगा, ठीक है। एप्लीकेशन की क्लास है, यूट्यूब की क्लास होती तो कोई बात नहीं खिंचवा दो जल्दी जल्दी, एप्लीकेशन की क्लास में आप लोग रुपया दे के आए हो बच्चे, ठीक है, पता नहीं किस किस बच्चे ने कैसे कैसे रुपयों को अफोर्ड किया है। बात 800-900 रुपए की नहीं है, बात यह है कि बच्चे ठीक है विद्यार्थी जीवन में 800-900 रुपया भी बहुत होता है, हमें पता है। चलिए ऑल क्लियर, चलो एक बार सब लोग थम्स अप कर दो। तो मैं कोशिश ये करूंगा बेटा कि आपकी क्लास में 2 घंटे की कर दूं, मजा तो तब आएगा पॉलिटी पढ़ने में, ठीक है। तो कुल मिला के क्लियर, आर्टिकल 28 क्लियर, आर्टिकल 27 भी क्लियर कि भाई किसी भी धर्म की अभिवृद्धि के लिए कोई भी धार्मिक संस्थान निकाय है उसको जितने भी साधनों से आय प्राप्त हो रही है सारी की सारी टैक्स फ्री है। धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, ये सारी चीजें मैंने आपको कल बता दी थी, आपको मजा आ गया होगा, ये मैंने आज बता दिया। एक बार सभी लोग थम्स अप कर दें। जी इमरान, शिवम रावत, अंजू, मनोज कह रहे हैं रट्टा मारा है सर, महेश, हिमांशु जायसवाल, अखिलेश, रिंकू, चलिए थैंक यू बेटा। चलिए थैंक यू बाबू, ठीक है सबको समझ में आ गया। एक टीचर के लिए सबसे बड़ा प्राइड यही होता है कि सभी विद्यार्थियों को समझ में आ जाए। आइए अब इसके बाद हम बात करेंगे आर्टिकल 29 से 30 बेटा। देखो आर्टिकल 29 से 30 जो है ये बहुत कम बार
आपसे डिटेल में पूछा गया है। ठीक है, बस इसमें ये पूछा जाता है कि आर्टिकल 29 की विषय वस्तु क्या है, आर्टिकल 30 की। इनके भी अपने क्लॉजेज है। ठीक है, इनके भी क्या है बेटा, अपनी क्लॉजेज है। ठीक है, लेकिन कभी भी इनके क्लॉज के बारे में विस्तार से नहीं पूछा गया। अब आर्टिकल 29 से जो 30 है, ठीक है, ये जो 2 आर्टिकल है, ये शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार देते हैं। क्या देते हैं बाबू? ये शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार देते हैं। शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार देते हैं। संबंधी अधिकार। और सच बात बताऊं, आर्टिकल 14 से लेकर 32 तक अगर आपको, ठीक है, जिस आर्टिकल में सबसे ज्यादा दिक्कत होती होगी वो 29 और 30 है, याद करने में भी, क्योंकि ये आमतौर पे याद नहीं होते, डेली प्रैक्टिस में नहीं आते। मैंने बहुत सारे टीचरों को देखा है जो ऑनलाइन में पढ़ाते हैं, उनको बेसिकली खुद आर्टिकल 29 और 30 याद नहीं होते। ठीक है, ये बड़ी दिक्कत है। तो आर्टिकल 29 क्या कहता है? देखो, आर्टिकल 29 बोलता है कि भैया जिसकी भी अपनी, ठीक है, जिसकी भी, तुम्हारी, मेरी, इसकी, उसकी, जिसकी भी अपनी विशेष भाषा, लिपि और संस्कृति है, उसे बनाए रखने का पूरा अधिकार होगा। क्लियर है? आर्टिकल 29 क्या बोलता है? 29 कहता है सर, जिसकी भी अपनी विशेष भाषा, लिपि एवं संस्कृति है, जिसकी भी है बेटा, जिसकी भी अपनी विशेष भाषा, ठीक है सर, लिपि एवं संस्कृति है, ठीक है, मैंने फिर से बोल रहा हूं भैया जी, जिसकी भी अपनी, ठीक है, जिसकी भी विशेष भाषा, लिपि एवं संस्कृति है, मैं लिख देता हूं ऊपर, जिसकी भी, ठीक है जी, लिख दिया। तो भैया जिसकी भी विशेष भाषा, लिपि एवं संस्कृति है, उसे बनाए रखने का पूरा अधिकार होगा। उसे बनाए रखने का पूरा अधिकार होगा। रखने का पूरा अधिकार होगा। पूरा अधिकार होगा। पूरा अधिकार होगा। ठीक है भैया, क्लियर है? तो जिसकी भी विशेष भाषा, लिपि एवं संस्कृति है, जिसकी भी विशेष भाषा, लिपि एवं संस्कृति है, उसे बनाए रखने का पूरा अधिकार होगा। उसे बनाए रखने का। अब जैसे मान के चलिए बेटा, कोई आदिवासी है, जनजाति है, उनकी अपनी कोई विशेष संस्कृति, उन जनजातियों की, है ना, कुछ भी जिंगा लाला हु करते हैं या कुछ भी करते हैं, उनकी अपनी कोई विशेष कल्चर है, उनकी अपनी कोई विशेष संस्कृति, तो आप रोक थोड़ी नहीं लोगे कि नहीं हमें अच्छी नहीं लग रही, नहीं भैया हमें नहीं पसंद आ रही तुम्हारी संस्कृति, नहीं भैया उसकी है तो उसे बनाए रखने का पूरा अधिकार होगा। अब जैसे किसी की अपनी कोई विशेष भाषा है, कोई अपनी लिपि है, ठीक है, तो सबको बेटा वो बनाए रखने का अधिकार है, और ये आर्टिकल 29 ही अधिकार देता है। ठीक है, लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर जिसकी भी है, उसको बनाए रखने का पूरा अधिकार होगा। पूरा अधिकार होगा। ठीक है, उसको बनाए रखने का बाबू क्या होगा? उसको बनाए रखने का पूरा अधिकार होगा, जिसकी भी है। उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। आई डोंट थिंक सो कि किसी भी बच्चे को किसी भी तरह का कोई इश्यू होगा। अब आर्टिकल 30 है, ठीक है, आर्टिकल 30 है। आर्टिकल 30 क्या कहता है? आर्टिकल 30 कहता है कि जो अल्पसंख्यक वर्ग है हिंदुस्तान में, जो अल्पसंख्यक है, उन अल्पसंख्यकों को, अब अल्पसंख्यक दोनों तरह के, हमारे यहाँ पे 2 प्रकार के अल्पसंख्यक स्वीकार किए गए हैं, ध्यान रखना। ये प्रश्न पूछा गया था यूपीएसआई में था या पीसीएस में था, पता नहीं, यूपीएसआई में था आई थिंक, कि अल्पसंख्यक 2 तरह के हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जिनको माइनॉरिटीज का दर्जा है। एक तो धार्मिक अल्पसंख्यक, जिनको आप बोल देते हो कि ये अल्पसंख्यक है धार्मिक, जैसे जैन हो गए, बौद्ध हो गए, पारसी हो गए, ठीक है, सिख हो गए और मुस्लिम हो गए, ठीक है, धार्मिक अल्पसंख्यक। दूसरे भाषाई अल्पसंख्यक होते हैं। तो अल्पसंख्यक 2 तरह के हैं, भाषाई और धार्मिक। ठीक है जी। तो कोई भी क्षेत्र विशेष है, किसी भी क्षेत्र विशेष में मान के चलिए कि सारे के सारे लोग जो हैं, जो 70% से ज्यादा है, वो तमिल को बोलते हैं। ठीक है, तो उस क्षेत्र विशेष में जहां पर, ठीक है, किसी भी राज्य विशेष में जहां पर 70% से ज्यादा लोग एक ही भाषा को बोल रहे हैं, तमिल को, वहां पे जो दूसरी भाषा बोलने वाले लोग होंगे वो भाषाई अल्पसंख्यक होंगे। चलिए, तो ये कहता है, आर्टिकल 30 बोलता है कि अल्पसंख्यक वर्गों को अपने शिक्षण संस्थानों की स्थापना करने का और प्रशासन करने का पूरा अधिकार है। आर्टिकल 30 में आपको समझाऊंगा बहुत अच्छे से। आर्टिकल 30 क्या बोलता है? आर्टिकल 30 बोलता है कि अल्पसंख्यक वर्गों को
अल्पसंख्यक वर्गों को ठीक है, शिक्षण संस्थानों की स्थापना स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार होगा, करने का अधिकार। ठीक है बेटा, जो आपने आर्टिकल 16 देखा था, आपने जो आर्टिकल 15 क्लॉज 5 देखा था, आर्टिकल 15 क्लॉज 5 याद आ गया? आर्टिकल 15 क्लॉज 5 में बोला था, ठीक है, जो आपने आर्टिकल 15 क्लॉज 5 देखा था, जिसको केंद्रीय शिक्षण संस्थान अधिनियम, ठीक, 2006 के तहत जो आपका आर्टिकल 15 क्लॉज 5 जोड़ा गया था संविधान में, याद आ गया आपके संविधान में? जो आर्टिकल 15 क्लॉज 5 केंद्रीय शिक्षा संस्था, ठीक है, जिसको प्रवेश में छूट या प्रवेश में आरक्षण अधिनियम कहते हैं, तो उसमें क्या बोला था? ठीक है, उस आर्टिकल में बोला था कि भाई अल्पसंख्यक वर्गों के शिक्षण संस्थानों को छोड़कर, केवल व केवल अल्पसंख्यक वर्गों के शिक्षण संस्थानों को छोड़कर, और जितने भी शिक्षण संस्थान है, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, सभी में SC ST OBC के लिए ठीक सीटें आरक्षित रहेंगी, सभी में रहेंगी, केवल व केवल अल्पसंख्यक वर्गों के शिक्षण संस्थानों को छोड़कर। अब जैसे अल्पसंख्यक वर्गों के शिक्षण संस्थानों की अगर हम बात करें, तो जैसे आपका अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़, ठीक है ना, मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ये अल्पसंख्यक वर्गों का शिक्षण संस्थान है, तो यहां पर SC ST OBC का रिजर्वेशन सिस्टम नहीं है, ठीक है। और बाकी का पूरे भारत में जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट हो, जितनी भी आपने प्राइवेट यूनिवर्सिटी सुनी होंगी, बड़ी से बड़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटी, सब में रिजर्वेशन है, सारे कॉलेजेस में है SC ST OBC के लिए, लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में नहीं है, क्योंकि वो अल्पसंख्यक वर्गों के लिए शिक्षण संस्थान है। जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में नहीं है, क्योंकि जामिया मिलिया इस्लामिया वो भी अल्पसंख्यक वर्गों का शिक्षण संस्थान है, ठीक है ना। ऐसे ही आपका एक और विश्वविद्यालय है जो सिखों के लिए है, ठीक है, दिल्ली में है, बेसिकली दिल्ली के पंजाबी बाग में है, एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है खालसा, ठीक है, मैनेजमेंट कॉलेज है, बहुत बड़ा कॉलेज है खालसा मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, ठीक है, उसमें नहीं है रिजर्वेशन सिस्टम SC ST OBC का, क्योंकि वो अल्पसंख्यक वर्गों के लिए शिक्षण संस्थान है, ठीक है। तो ध्यान रखना, आर्टिकल 30 में क्या बोला है कि साहब अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी इंटरेस्ट का, ठीक, शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का पूरा अधिकार होगा। जैसे अल्पसंख्यक वर्गों को, ठीक है ना, शिक्षण संस्थानों की स्थापना प्रशासन करने का अधिकार होगा। जैसे मान के चलिए कि कोई भी अल्पसंख्यक वर्गों के लिए इंस्टीट्यूट है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इतिहास उठा के देख लीजिए कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना से लेकर अब तक वर्तमान तक, ठीक है, इसका चांसलर, अब तो बेसिकली क्योंकि ये सेंट्रल की यूनिवर्सिटी है तो चांसलर तो राज्यपाल होंगे, ठीक है। जो अब वर्तमान में इसके जो वाइस चांसलर हैं, वो वाइस चांसलर मुस्लिम व्यक्ति के अलावा कोई और दूसरे धर्म के व्यक्ति नहीं रहे। बात समझ पा रही है? जबकि सेंट्रल की यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल के द्वारा फंडेड है, ठीक है ना, और केंद्र सरकार पूरा का पूरा रुपया पैसा खर्च करती है, इनके जो प्रोफेसर, इनके जो लेक्चरर, इनके जो पियोन, इनके जो, ठीक है, टीचर्स, और ठीक है जितना भी स्टाफ है, सबको रुपया, लेबोरेटरी के लिए, लाइब्रेरी के लिए पूरा रुपया सरकार का जा रहा है, ठीक है, पूरा एक एक पैसा इसमें सरकार का लगा है। एक अगर ईंट भी लगती है 7 रुपए की, वो भी सरकार के द्वारा लगती है, सरकार के द्वारा फंडेड है, तो पूरी तरह से सरकारी यूनिवर्सिटी है। लेकिन ठीक है ना, तो SC ST OBC रिजर्वेशन सिस्टम है, बाकी के सब में। और दूसरा, ठीक है, ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जो, ठीक है, इनका जो अपना जो गवर्निंग काउंसिल होगी, जो इस पूरे यूनिवर्सिटी को चलाएगी, जैसे यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष, ठीक है, प्रेसिडेंट, ये सब जैसे होते हैं ना यूनिवर्सिटी के कोषाध्यक्ष, सचिव, वो सब के सब बेटा, ठीक है, वही लोग होंगे, ठीक है ना, जो बेसिकली जो है ना इन शिक्षण संस्थानों में महत्वपूर्ण स्थान रखते होंगे। कहने का आशय है कि आज तक आप उठा के देख लीजिए, इतिहास उठा के देख लीजिए कि मुस्लिम ही इस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे हैं, कोई अन्य धर्म का व्यक्ति नहीं रहा, क्योंकि उनको खुद ही अधिकार है ना। हाँ, अगर वो चाहें तो किसी हिंदू को भी बना सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये उनकी इच्छा पे निर्भर करता है, ठीक है। तो उन लोगों की अपनी बेटा क्या है, एक काउंसिल है, एक गवर्निंग बॉडी है, एक गवर्निंग काउंसिल है, और वही तय करते हैं कि किस व्यक्ति को कौन सा पद दिया जाएगा।
चलिए ठीक है, अगर ये बात सबको समझ में आई हो तो प्लीज एक बार सभी लोग थम्स अप करोगे फटाफट से, और थम्स अप करने में, ठीक है भैया, अच्छे से थम्स अप कर दो, बता दो कि हाँ सर बहुत बढ़िया तरह से समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं हुई, सारी बातें बढ़िया तरह से समझ में आ गई। चलिए ठीक है जी, क्लियर है बेटा। आर्टिकल 29, ठीक है, जिसकी भी अपनी विशेष भाषा, लिपि, संस्कृति उसे बनाए रखने का पूरा अधिकार है। और आर्टिकल 30 कहता है कि अल्पसंख्यक वर्गों को शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का पूरा अधिकार होगा। ठीक है सर, जी बेटा, चलो थैंक यू, है ना। चलिए थैंक यू जी, आज क्लास का टाइम हो गया। हाँ जी, थैंक यू, ओके जी, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।